आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। शिकारपुरी मेरी टीम दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है? हाथ उठाओ। अबे बाकी टीम कहाँ है? आज सब पे गाज गिरेगी। तो खैर, थैंक यू सो मच। मुझे कहा गया था कि शम्स की जुबानी कहानी कुछ सुनाई जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी पूरी सुनाओ उससे बेहतर यह है कि अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। क्राइम की दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। बोलने में बुरा लगता है, खून खराबा, कत्ल, रेप, डकैती, लेकिन एक्साइटमेंट है इसमें। हर दिन कुछ नई चीज़ें होती हैं। एक मर्डर 5000 तरीके से किया जा सकता है। एक कत्ल को सॉल्व करने के लिए पुलिस वाले 25,000 तरीके से सोचते हैं। एक कत्ल को करने के लिए 50,000 तरह की साजिश रची जा सकती है। तो ये जो डिफरेंट तरीके होते हैं, इसमें थोड़ा सा एक लोगों को अपनी तरफ खींचने की चीज़ें होती हैं। अभी जो श्वेता ने कहा, मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको आज पहली बार वो बताऊंगा जो अभी तक शायद सामने नहीं आया। उसके बाद सीधे आप लोगों के मन में जो सवाल हो। लिठारी केस के बारे में आप में से सारे लोग जानते होंगे। बहुत कोशिश के बाद लगभग 15-20 दिन से मैं ट्राई कर रहा था मोनिंदर सिंह पंढेर को पकड़ने की, इंटरव्यू करने के लिए। कई बार यस नो डर भी रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। तभी जो दूसरा एक्यूज्ड है सुरेंद्र कोहली, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया 11 नवंबर को, और 12 नवंबर को वो जेल से बाहर आ गया 19 साल बाद। तो अब मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों आजाद। निठारी के 16 बच्चों को किसने मारा, यह सवाल आज भी 19 साल बाद वहीं कायम है, क्योंकि उन बच्चों का कातिल कोई है ही नहीं। मोनिंदर सिंह पंढेर के जो भी सवाल जवाब थे, आप लोगों ने सुना होगा पूरा इंटरव्यू। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, जिसमें सीबीआई के अफसर थे, जिसमें लॉयर थे, जिसमें कोई विटनेस थे, नोएडा पुलिस के कुछ लोग थे। एक अजीब कहानी मैंने सुनी, वही कहानी शॉर्ट में सुनाता हूं। जब ये पूरा मामला हुआ और सुरेंद्र कोहली पकड़ा गया और सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, तो एक दिन सुरेंद्र कोहली कोर्ट के अंदर बेंच पे बैठा हुआ है। एक लेडी वकील उसके बराबर में जाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक, और मोनिंदर सिंह पंढेर कटघरे में है, सुरेंद्र कोहली उस लेडी वकील को देखता है। पहली बार दोनों की मुलाकात हो रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अचानक सुरेंद्र कोहली उस लॉयर से कहता है कि मैडम, आप कहाँ हैं? इस सरदार का केस लड़ रही हो, आप मेरा केस लड़ो, आपका बहुत नाम होगा और आपको सुर्खियां मिलेंगी और मैं तो बरी हो जाऊंगा। जैसे ही उस वकील ने सुना तो पहले हंसी, कुछ बोला नहीं। फिर कहने लगा कि वैसे भी मैं पहाड़ी हूं, तो आपको पहाड़ी का केस लड़ना चाहिए क्योंकि आप भी पहाड़ी हो। तब वो वकील जो है लेडी, वो थोड़ी सी शॉक्ड हुई, क्योंकि फर्स्ट मुलाकात है। उसने पूछा, तुझे कैसे पता कि मैं पहाड़ी हूं? उसने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तब उन्हें समझ में आया कि सुरेंद्र कोहली चीज क्या है, जो बेहद कम बोलता है, जिसके बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं कई बार, यही ठीक है, यही ठीक, अच्छा नहीं है, इन लोगों की गुजारिश है, फ्रेम अच्छा नहीं है। हेलो हेलो। तो जो मासूम सुरेंद्र कोहली था, एक पल में पहचान गया कि ये लेडी कहां की है। इसके बाद कई मुलाकात आगे हुई, फिर वो बार बार कहता, मेरा केस लड़ो और मुझे कुछ नहीं होगा। इत्तेफाक से सीबीआई की कोर्ट ने उसको 16 में से 13 मामलों में फांसी की सजा सुना दी। अब एक शख्स को अगर 13 फांसी की सजा हुई है, तो ये मान के चलिए कि वो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगा। किसी न किसी एक में तो उसको टांग ही दिया जाएगा। जब ये फैसला आया तब भी वो हंस रहा था और कह रहा था, मुझे एक भी मामले में फांसी नहीं होगी और मैं बरी हो जाऊंगा। वकील फिर शॉक। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया, 13 में से 12 में वो बरी हो गया, लेकिन एक में अब भी था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, एक मामले में अब भी फांसी है। अब 16 हो 20 हो, एक में भी अगर फाइनल सजा हो गई तो फिर यह है कि फांसी तो होगी और वो मरेगा। लेकिन उस एक मामले में भी वो यही कहता रहा
कि मुझे कोई मार नहीं सकता और मुझे कोई फांसी नहीं दे सकता, मैं बरी होऊंगा और बाहर आऊंगा। लास्ट मुलाकात उस लेडी लॉयर के साथ जब हुई उसकी, सुप्रीम कोर्ट में जब उसने चैलेंज किया था, तब उसने कहा कि आप मुझे ढूंढेंगी जिस दिन ये फैसला आएगा कि मैं बरी हो गया। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है और 12 नवंबर को वो जेल से आजाद हो जाता है। अब उन्होंने उसे ढूंढा, कहाँ होगा, मिला नहीं। तब उन्हें उसकी एक बात याद आई। उन्होंने किसी दिन कोर्ट में पूछ लिया था कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, 13 फांसी हो चुकी और तुम कह रहे हो तुम बरी हो जाओगे। तो उसने कहा कि जो कहानी सुनाई, असली कहानी ये थी कि मैं उत्तराखंड से हूं और हमारी एक कुल देवी है और मुझे देवी माता सपने में आती है और देवी माता का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में कोई कितनी भी कोशिश कर ले तू मरेगा नहीं और कम से कम कानून तो तुझे बिल्कुल नहीं मारेगा। एक रात जब उसको मेरठ जेल ले जाया गया, फांसी और उसके बीच में 2 घंटे की दूरी थी, तब भी वो पैनिक नहीं था। मैंने उस जेलर से पूछा, मेरठ के जो मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने उसके डेथ वारंट पे साइन किया, उनसे पूछा, पता चला वो नॉर्मल था। उसने कहा कि मुझे आप फांसी दे ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा था कि एक कुल देवी का उसे आशीर्वाद है। अब मुझे नहीं मालूम, मैं इन चीजों को उतना मानता नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है कि 19 साल बाद यह देश का इकलौता ऐसा मामला है जिसमें एक शख्स को 13 मामले में फांसी हुई और हर मामले में बरी होकर 12 नवंबर को वो नोएडा की लक्सर जेल से आजाद हो गया और आज दिल्ली में ही एक गुमनाम जगह पर है। शायद कोई एनजीओ उसको अब सपोर्ट करेगी और वो आजाद रहेगा। मेरे अपने करियर में क्राइम रिपोर्टिंग के मैंने कभी नहीं देखा कि एक शख्स इतना कॉन्फिडेंट हो। मुझे उससे 3 बार मिलने का मौका मिला था, सुरेंद्र कोहली को, और तब ये था कि जो पुलिस वाले थे वो भी जब वो कमरे में होता था तो अकेले उससे इंट्रोगेशन करने से बचते थे। उन्होंने कहा उसका दांत देखकर हमें डर लगता है क्योंकि आदमखोर है। और वही शख्स आज आजाद है, घूम रहा है कहीं गुमनाम। तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मैंने आज तक लाइफ में किसी क्रिमिनल का देखा नहीं, लेकिन शायद ये कॉन्फिडेंस लेवल के पीछे एक हमारी एजेंसी, सीबीआई, पुलिस, इनकी नाकामी भी है कि 16 बच्चों का कत्ल हुआ और आज तक कातिल को है ही नहीं। तो ये इकलौता केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो ये शॉर्ट में कहानी थी, बाकी आपको बोर नहीं करूंगा। कहानियां तो डेली रात 9 बजे सुनाता हूं। आप लोगों के मन में जो भी सवाल है बिंदास पूछते जाइए। बिल्कुल, सबसे पहले हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम है अंजलि। मैं और मेरी पूरी फैमिली सर आपकी बहुत बड़ी फैन है। शायद ही ऐसी कोई स्टोरी होती होगी जो हम आपकी ना सुनते हो। दिल से शुक्रिया। मैंने आपको बहुत सारे मेल किए। एक्चुअली मैं, मेरी मदर, मेरी फैमिली भी एक विक्टिम है। मेरे भाई का मर्डर हुआ है उत्तराखंड में, देहरादून में। हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं, बट पुलिस हमें इंसाफ नहीं दे रही सर, प्लीज। मैं आप बिल्कुल परेशान ना हो। इस शो के बाद मैं आपसे जरूर मिलूंगा। मैं बिल्कुल आपकी पूरी कहानी सुनूंगा। बट आज मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे सबके सामने। आप इतनी सारी स्टोरी सुनाते हैं, फॉलो अप भी करते हैं, बहुत सारे केसेस मैंने आपके सुने हैं, लेकिन आप इतने सारे पुलिस वालों को मिलते हैं, कोर्ट कचहरी, आपका तो ये रोज का काम है। आप मुझे एक चीज बताओ, जब हम कहीं से परेशान होते हैं, इतने सारे हम केसेस देखते हैं, ये रिसेंट केस जो अभी आपने सुनाया, इतना आदमखोर जो इंसान है वो आज बरी है, ठीक है, जिसपे हमें विश्वास है न्यायालय पे, वो पुलिस, वो न्यायालय, जब वो ही कुछ नहीं करते तो हमें कहाँ जाना चाहिए? किससे हम न्याय मांगे, किसके पास जाए? मेरा बेटा एक ही था, उसको मार दिया और आज मैं आपसे आंटी अभी बात करूंगा। मेरी 30 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प जी, ली। मैं आपसे बात कोर्ट से कुछ नहीं मिलता। मैं आपसे पूरी बात करूंगा, पूरी चीज सुनूंगा, जो भी हेल्प होगी मैं जरूर करूंगा। अगर पुलिस से बात करनी हुई वो भी मैं करूंगा। मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन बस यही है कि जब हम पुलिस पे नहीं जा सकते, पुलिस कुछ नहीं करती, न्यायालय कुछ नहीं करते, इतने बड़े बड़े केसेस में, मैं इसका जवाब देता हूँ, बहुत कड़वा जवाब है। सर एक सेकंड सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जहाँ पे वो जो कोहली है वो खुद उसने मतलब बताया है कि मैंने उसकी चेस्ट ऐसे काटी, मैंने उसे ऐसे खाया, मैं ऐसे पकाता था, वो फिर भी आज बरी है। तो फिर हम कहाँ पे जाएं, किससे न्याय मांगे? नहीं, यहाँ पे जो है ना, कोहली ने पुलिस कस्टडी में ये बयान दिया था। हाँ जी। कभी ओपन में नहीं दिया। पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान कभी कोर्ट में माना नहीं जाता है। ओके। दूसरा ये कि इंसाफ के लिए कहाँ जाइए, आप इकलौते नहीं है।
नहीं। हमारे देश की असल में प्रॉब्लम यही है कि हम लोग भी, इस इंक्लूडिंग मीडिया, मैं भी उसमें अपने आप को गुनहगार मानता हूं, हम लोग जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, बड़े शहरों की होती हैं, उन खबरों को तो कवर करते हैं, लेकिन 80% आबादी हमारी गाँव में है, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में। शायद हमारी नज़र वहाँ तक नहीं जाती, या फिर हम इस स्टोरीज के जो फॉलोअप है वो भी नहीं करते। तो सिस्टम पूरा ऐसा है, चाहे वो पुलिस हो, अदालतें हो, सीबीआई हो, एजेंसी हो, जब तक दबाव नहीं होता वो पूरी तरह से काम नहीं करते। लेकिन मैं वादा है, मुझसे जो भी होगा इस केस में जरूर करूंगा। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक एक माइक दोनों तरफ ले है ना, दोनों तरफ है, ठीक। Hello sir, I am Sangeeta. I am a big fan of yours. Thank you so much, मैंने ma'am. थोड़े दिन पहले एक YouTube पर एक पॉडकास्ट देखा था लॉयर का, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई रिच कोई बंदा हो, क्रिमिनल हो, और उसको फांसी हुई हो। निर्भया कांड में इसलिए फांसी हुई बिकॉज जो क्रिमिनल्स थे वो पुअर्स थे, और या तो फांसी उन लोगों को होती है जिन्होंने जो टेररिस्ट होते हैं। तो ये कितना ट्रू है? 1947 से लेके 2025 में और 4 में तो हुआ नहीं, लास्ट निर्भया केस के 4 गुनहगारों को फांसी हुई थी। तो अब तक शायद 59 और 60, मतलब पिछले 78 सालों में 60 लोगों को फांसी हुई है, जबकि हमारे देश में हर साल 30 से 35 हजार मर्डर होते हैं, 20 से 25 हजार रेप के केसेस होते हैं। अगर इन सबको जोड़ ले तो हर साल कितने फांसी होने चाहिए। लेकिन होता यह है कि निर्भया केस बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें फांसी दिलाने के लिए रात रात भर अदालतें खुली, कितने सारी चीजें थी कि पहले हम लोग यही जानते थे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, प्रेसिडेंट ने माफी नहीं दिया, उसके बाद फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप जा सकते हो। प्रेसिडेंट के पास आप 2 बार जा सकते हो। प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम का वो भी नहीं है कि आप इतने दिनों में फैसला सुनाएंगे। जब फांसी होगी नहीं और एक क्रिमिनल को, एक कातिल को, एक रेपिस्ट को ये एहसास होगा कि मैं जो भी क्राइम करूंगा आराम से 20-25 साल तक मैं जेल में ऐश करूंगा, तो फिर वो डरेगा क्यों। और जहां तक जेल की बात है, आप सबको पता है आजकल जेल जो है वो सजा से ज्यादा मजा की जगह है। अगर आपके पास पैसे हैं, जेल में हर चीज मौजूद है। मतलब मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि एक क्रिमिनल ऐसा था जो इस दुनिया में नहीं है, कि जब भी वो जेल जाता था, हर जेल में अल्फाबेट के हिसाब से कैदियों को रखा जाता है। जैसे ABCDEF इस नाम के एक सेल में होंगे, फिर GHIG वाले अलग होंगे। तो उसका एक नौकर था, उसने उसका नाम बदल दिया था, क्योंकि उसका नाम भी M से आता था, तो उसने उसका भी नाम M रखा। तो जब भी जेल में जाता था उसको साथ ले जाता था। क्यों? क्योंकि वो उसका अच्छा कुक था, खाना अच्छा बनाता था। तो जब तक वो जेल में रहे खाना उसी के हाथ का खाएगा, बदले में सिर्फ पैसे देने हैं। तो जब सिस्टम ऐसा है, लॉरेंस बिश्नोई को आप ले लीजिए, साबरमती जेल में है, कोई भी स्टेट की पुलिस उसको पूछताछ के लिए नहीं ले जा सकती, और आराम से जेल से गैंग चल रहा है। अब तो उल्टा हो गया, अब जो लोग जेल जाते हैं वो ज्यादा बड़ा गैंगस्टर और क्रिमिनल हो जाते हैं। तो ये जो आपकी लाइन है कि अमीरों को और गरीबों को, इसमें अमीर गरीब है ही नहीं, बल्कि फांसी हो ही नहीं रही है, ये है इसका। जी हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। सर, ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इतने साल हो गए क्राइम इवेंट रिपोर्टिंग करने में, और आपने कई क्रिमिनल्स का भी इंटरव्यू किया, कई सीन्स पे भी गए। कुछ ऐसा क्राइम जो आपके लिए बहुत इमोशनल और ट्रैजिक रहा हो, और आपने कैसे उस सिचुएशन को डील किया? मैं शायद ये पहले भी बता चुका हूँ, मेरी जिंदगी में एक क्राइम रिपोर्टर की जिंदगी बड़ी अजीब होती है। अगर मैं उसी में डूबा रहूं तो शायद पागल हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी दुनिया जो है वो लाशें, आंसू, आहें, गम, तकलीफ, इसी के इर्द गिर्द है। बट धीरे धीरे आदी हो गया। एक केस है जिसको आज मैं 13-14 साल के बाद भी नहीं भुला पाता हूं, और वो जब याद आता है तो अपने आप आंखें नम हो जाती है, और वो था निर्भया केस। निर्भया ने इस देश में बहुत कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन निर्भया केस का मेरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा था, और उसकी सिर्फ एक वजह थी। शायद असर ना होता मेरे लिए भी, वो सिर्फ एक स्टोरी होती। जब 16 दिसंबर को निर्भया का इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, तो 17 दिसंबर की शाम तक किसी चैनल या न्यूज़पेपर पे ये स्टोरी नहीं थी, क्योंकि हम सब भी बड़े पत्थर दिल हो गए हैं। दिल्ली में एक रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, चलो नॉर्मल चीज है, ये मान के चलते हैं।
शाम को 17 दिसंबर को एक फोन आता मेरे पास। सफदरजंग हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे जो इत्तेफाक से मेरे जानने वाले थे। उनका कॉल आया कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा ऑफिस में हूं। तो उन्होंने कहा केस आया, मैं चाहता हूं तुम आओ और इसको सुनो और देखो। अच्छा, मुझे मालूम है कि वो यूं ही नहीं बुला रहे, तो और सोर्स थे, मैं चला गया। तो पहली बार जब मैं सफदरजंग आईसीयू में गया तो आईसीयू के शीशे के बाहर से मैंने देखा एक पेशेंट बेड पे और पैर से लेकर गर्दन तक ग्रीन कपड़ा है जिससे वो ढकी हुई है और उसकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं और आंखें बंद है। तो उसने बताया कि ये तब तक उसका नाम नहीं रखा गया था निर्भया, ये न्यूज़पेपर ने दिया है। तो ओरिजिनल नाम उसने मुझे बताया कि ये वो है। तब भी मुझे कोई असर नहीं पड़ा। मैंने कहा हो सकता है, पर जिंदा थी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा मैंने इसको, जब ये आई तो पहला मैं ही था इमरजेंसी में, तो मैंने इसको देखा। बोला मैं सिर्फ तुमको इसके जख्मों की कहानी सुनाने के लिए बुलाया हूं, क्योंकि तुम इसको बेहतर तरीके से बता सकते हो इस देश को। जब उसने बोलना शुरू किया, आप यकीन मानो अगले 45 मिनट तक वो बोल रहा था और मैं रो रहा था। और वहीं निर्भया के शीशे के बाहर, चूंकि आईसीयू में मैं जा नहीं सकता था, वो 45 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 45 मिनट थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने दुनिया में जितनी भी चीजें देखी हैं, मैंने 450 लाशें देखी हैं जब प्लेन क्रैश हुआ था, बट वो 45 मिनट की कहानी वो मैं चाह कर भी आज तक नहीं भुला पाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई इंसान कितना जानवर और दरिंदा हो सकता है। जो भी निर्भया की कहानी आप लोगों ने सुनी है वो 50% है। बाकी के 50% अगर जख्मों की कहानी मैं यहां बैठ के सुनाने लगूं, मैं चैलेंज करता हूं आप में से हर एक रो पड़ेगा। उसके बाद मैं ऑफिस आया, मैंने स्क्रिप्ट लिखी। लिखते हुए मैं रो रहा था। मेरी टीम के लोगों ने कहा क्या हुआ? फिर वो समझ गए स्क्रिप्ट देखकर। और उसके बाद अगले 5-6 दिन तक मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मुझे एक दिन बॉस ने कहा कि तूने इसको बहुत ज्यादा उससे ले लिया दिल पे और तू 1-2 दिन की छुट्टी ले ले। तब तक वो सिंगापुर गई हुई थी और सिंगापुर में इलाज चल रहा था। हालांकि मुझे पता था वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने यहीं से बता दिया था। तो मैंने छुट्टी नहीं ली कि क्या पता सिंगापुर से कोई ऐसी खबर आ जाए। हर दिन मैं यही सोचता था। लेकिन वो जो 8-10 दिन मेरी जिंदगी के थे, वैसी किसी और अपनी 20-25 साल के करियर में मैंने नहीं देखा, जो मतलब जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। और आज भी मेरी जिंदगी में निर्भया की वो कहानी, मैं उसको कभी उससे पहले जानता तक नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी फैमिली की मेंबर है। मैं हर रात हर सुबह उसके लिए दुआ मांगता था कि वो ठीक हो जाए, पर फिर मैं ही दुआ मांगता था कि वो ठीक ना हो, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि अगर ये बच गई तो पूरी जिंदगी इससे ज्यादा तकलीफ में जिएगी। तो ये एक कहानी थी जिसने दिमाग पे मेरे इतना गहरा असर किया था। जी हेलो सर, शिखर निशांत मिश्रा नाम है मेरा। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच। मैं आपके अभी रिसेंट पॉडकास्ट भी देखा था आपका। मेरे को पूछना है सर, हमने आपके पास्ट देखे सारे केसेस जो आपने सॉल्व किए। अभी रिसेंट एक रेडफोर्ट पे केस हुआ, द बॉम्ब ब्लास्ट हम उसे बोल रहे हैं। वो लोगों ने बताया कि वो कोई सुसाइडल वाला था, क्या था। आपने कुछ तो रिपोर्ट उसके बारे में प्रिपेयर की होगी। सर, हम खुद को कैसे तसल्ली दें एज अ नेशनल बीइंग ऑफ इंडिया? हम खुद को कैसे तसल्ली दें कि अगर हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव्स बाहर घूमने वीकेंड्स पर जाते हैं, हाउ डू दे फील सेफ बीइंग इन दिस कंट्री? हम कैसे खुद को इससे निकालें? हम जेंडर बायस होने लगते हैं, नेशनैलिटी पर और रिलीजन पर आने लगते हैं। हम क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर पाते? बीइंग अ लॉयर, लॉ स्टूडेंट, मैं ये देखती हूँ कि लॉ बहुत स्लो चलता है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा स्लो है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीजें नहीं है, सिस्टम नहीं है, सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ है, फिर भी हम इतने स्लो क्यों हो जाते हैं? क्यों हम क्रिमिनल्स पे इतना पैसा खर्च करते हैं कि उन्हें ये लग्जरी लगने लग जाती है? एक अजीब सी चीज आई आजकल, क्राइम में लोग मजहब, रिलीजन और धर्म को डालने लगे हैं। मेरा अपना मानना है कि क्रिमिनल का कोई रिलीजन नहीं होता, और ये मैं बार बार कहता हूं। बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज मेरा अपना भाई किसी रेप केस में फंस गया और वो जेल चला जाता है, जेल से छूट कर अगर वो आता है 5-10 साल के बाद, और मेरे उसी घर में, चूंकि वो मेरा भाई है तो साथ रहेगा, क्या मैं उसके साथ कंफर्टेबल रह पाऊंगा? अगर मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी बेटी है, वो बिल्कुल मेरा अपना भाई है, लेकिन मुझे एक डर रहेगा बाहर निकलते वक्त कि ये रेप कर चुका है।
तो क्या पता कल को मेरी बीवी भी सेफ नहीं है, मेरी बेटी भी सेफ नहीं है। तो जब आप अपने रियल ब्रदर को भी अगर वो इस तरह के केस में इन्वॉल्व है और उस पर डाउट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ रिलीजन और धर्म का कोई मतलब नहीं होता। मैं शुरू से कहता हूँ क्रिमिनल का सिर्फ एक धर्म है और वो है क्राइम। उसको किसी हिंदू मुस्लिम किसी और चीज से नहीं तोलना चाहिए। दूसरा, जहां तक आपने रेड फोर्ट ब्लास्ट की बात की, हम लोगों ने इस पे स्टोरी की, इसमें ये है, इसमें ब्रेन वॉश है, प्लानिंग चल रही थी, सब चल रही थी। जो असली मुद्दा है वो ये है कि जुलाई से ये पूरा जो मॉड्यूल, ये जो भी जैसे मोहम्मद का एक नया जो पहली बार डॉक्टर वाला आया, ये लोग तैयारी कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट खरीद रहे हैं, साथ में फ्यूल ऑयल जमा कर रहे हैं। 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट, हालांकि बड़ा आसान है, 200 रुपए किलो मिलता है अमोनियम नाइट्रेट। इसको किसान यूज करते हैं या फिर खदानों में ब्लास्ट के लिए करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जो किसान नहीं है, जो जिसके पास खदान नहीं है और वो जमा कर रहा है, तो दुकानदार से लेकर हर एक की नजर होनी चाहिए। लेकिन हमारी इंटेल आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हमारी, उसका काम है कि देश भर के अंदर कहीं कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है, उसकी भनक उसको होनी चाहिए। तो ना आईबी को खबर, ना दिल्ली पुलिस को खबर, ना हरियाणा पुलिस को खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर है तो उसने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से शेयर ही नहीं किया। आजकल इंटर स्टेट पुलिस में राइवलरी है कि ये बड़ा केस है, इसको वो सॉल्व क्यों कर रहा है, मैं ही क्यों ना करूं, ताकि मेरी वाहवाही हो। तो जब आप आपस में लड़ेंगे तो फिर पब्लिक सेफ कहां रहेगी। और जहां तक आपने सेफ्टी की बात की, मुझे नहीं लगता कि इसकी गारंटी कोई दे सकता है। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं और जिस तरह का क्राइम है, उस क्राइम को रोकना बड़ा मुश्किल है। और खासतौर पर अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ हमेशा एक थ्रेट बना रहता है। हालांकि मैं साथ साथ बहुत हार्श हमेशा पुलिस वालों के रहता हूँ। दिल्ली पुलिस के लिए एक चीज जरूर कहूंगा कि 365 दिन इनको अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है, लेकिन टेररिस्ट को सिर्फ एक मौका चाहिए। इन 365 दिनों में सिर्फ एक दिन, और वही 365 दिन में जिस दिन चूक हो जाती है, एक मौका मिलता और टेररिस्ट अपना काम कर जाते हैं। तो उनकी भी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, जैसे क्राइम जर्नलिस्ट की होती है। लेकिन जब तक हमारे पास क्रिमिनल सिर्फ पुलिसिंग से नहीं होगा, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी अगर नेटवर्किंग अच्छी नहीं होगी पुलिस की, खुफिया एजेंसियों की, तब तक वक्त से पहले आप क्राइम को रोक ही नहीं पाएंगे। जी, थैंक यू। हाँ सर, चांदनी। हेलो, नमस्कार सर। बस एक सेकंड सर, ये चांदनी जी जो अगला सवाल पूछने जा रहे हैं, इनके बारे में बताऊं। इनसे बहुत कुछ मैंने निकलवाया। ये पूरी इनकी जिंदगी जेल के अंदर गुजरी है। अब ये मत डरना, क्रिमिनल है। इनकी मम्मी जेलर थी तो जेल की जिंदगी के बारे में चांदनी ने मुझे बहुत कुछ बताया। हाँ चांदनी। शम्स, मुझे पता है आपके बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट, आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं, आप क्राइम जर्नलिस्ट तो हैं ही इंडिया के नंबर 1। तो क्राइम जर्नलिज्म ही क्यों आपने कुछ और क्यों नहीं चूज करा? थोड़ा सा पीछे जाके आप हमें बताइए कि ये कैसे शुरुआत हुई। बड़े दुख है मेरी जिंदगी में। मैं असल में बनना चाहता था कॉमेडियन, क्योंकि महमूद साहब का मेरी जिंदगी में बड़ा असर था और ऑल टाइम फेवरेट जो है मेरे जॉनी लीवर है। बचपन से मेरी एक ही तमन्ना थी कि जॉनी लीवर के साथ एक फोटो खिंचाऊंगा। खैर वो तमन्ना पूरी हुई। तो कॉमेडियन बनने के लिए माँ बाप ने मुंबई भेजा नहीं, तो फिर ये हुआ कि एक जासूसी नॉवल पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि जासूस बनूंगा। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये पता करना शुरू किया जासूस कैसे बनते हैं। तो फिर मैं गया भी एक दिल्ली के डिटेक्टिव एजेंसी के पास, 15 दिन काम भी किया। पर ये उन्होंने काम ये दिया कि इस लड़के का रिश्ता हो गया इस लड़की से, लड़का शराब पीता है कि नहीं, सिगरेट पीता है कि नहीं, लड़की का कोई अफेयर तो है नहीं, ये चेक करो। 15 दिन बाद मुझे लगा यार मैं ये जासूस इसके लिए थोड़ी बना हूं कि रिश्ता जोड़ूं रिश्ता तोड़ूं। मुझे लगा जैसे यूरोप अमेरिका में होता है, डिटेक्टिव जो होते हैं वो पुलिस के साथ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो भी छोड़ दिया। फिर किसी ने कहा कि तुम क्राइम जर्नलिस्ट बन जाओ, उसमें जासूसी का मौका मिलेगा। और तब मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। क्राइम रिपोर्टिंग से बस इश्क है, और जब तक ये इश्क है तब तक चलता रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने कहा था कि आप जैसे काफी लंबे टाइम से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब लंबे टाइम से आपको काफी मतलब इसमें इंटरेस्ट भी है। तो क्या कभी आपके कैरियर में ऐसा है कि जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करते हुए डर लगा है कि मतलब ऐसी स्टोरी कभी आपने शूट की हो या फिर कभी रिपोर्टिंग की हो? सर मैं भी इंसान हूँ, डरता तो हुई, मौत से भी डरता हूँ, पिटने से भी डरता हूँ, गालियां खाने से भी डरता हूँ। लेकिन हाँ ऐसे कई इंसिडेंट हुए मेरी जिंदगी में। लेकिन जो सबसे खतरनाक इंसिडेंट था, जिसमें बस ये था कि मुझे लगा था, रियली में लगा था
कि ये मेरा लास्ट बस कुछ मिनट है मेरी जिंदगी के। जब मैं इराक गया था, जो ISIS जो है बगदादी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो असल में उसके डर और दहशत की कहानी यही थी कि उससे जाने से पहले मैंने कम से कम 3 साल लगातार जो ISIS लोगों को मारती थी, जो पहला उन्होंने कैमरे पे कत्ल किया था वो एक अमेरिकी जर्नलिस्ट का किया था, जिसको नारंगी रंग का कपड़ा पहनाया, बैठाया और उसके बाद कैमरा ऑन है और कैमरे पर उसका गला काटा था। अब वो शो भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, लेकिन हम चूंकि गला काटते हुए नहीं दिखा सकते तो हमने उसको ब्लर कर दिया था। लेकिन स्टोरी लिखनी है तो वो मैंने बिल्कुल क्लीन फुटेज देखा गला कटते हुए, और मुझसे देखा नहीं जाता, मजबूरी है पेशे की, जहां तक देख सकता था देखा। इसके बाद उन्होंने कई लोगों को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे को स्विमिंग पूल में डुबा दिया, डूब के मर गए। किसी को कार में बिठा दिया, कार में बॉम्ब लगा दिया, उड़ गए। कुछ लोगों को ऐसा है कि बांध दिया और चारों तरफ आग लगा दी, जिंदा जला दिया। तो ये सारे विजुअल 3 साल तक करता रहा। वो नारंगी रंग का कपड़ा मेरे दिमाग में था। तभी अचानक ये हुआ कि इराक जाना है और मैं बड़ा एक्साइटेड गया यहां से। अब दुबई से नेक्स्ट फ्लाइट थी बगदाद की, तब तक खुश था। जैसे ही बगदाद शाम के 7:30 बजे मैं लैंड करता हूं, अचानक मेरे दिमाग में वही नारंगी कपड़ा घूम गया। खैर वहां सब रिपोर्टिंग की, सब चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक ये हुआ कि हम जा रहे थे मौसूल के रास्ते में हमारा ड्राइवर जो है वो अरबी बोलता था, हम मोबाइल से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तब उसने एक जगह हमें जाने से मना किया, लेकिन हमने विजुअल देखा अच्छे हैं, वो ISIS वालों ने बॉम्ब से उड़ा रखा था। हम उतर गए, मैं, गौरव सावंत और हमारे एक कैमरामैन थे कृपाल जी। उतर के जैसे ही अंदर गए, एकदम सुनसान जगह, अचानक 6 हट्टे कट्टे लोग आए, एकदम वैसे ही कुर्ता पैजामा जैसे आज मैंने पहन रखा है। और उसके बाद उन्होंने पूछा, हमने बताया अल हिंद मीन्स इंडिया, सहाफी मीन जर्नलिस्ट, ऐसी टूटी फूटी अरबी में बात कर रहे हैं। तब तक अचानक हमने देखा कि उनकी कमर से पिस्टल नजर आ रहा है। तब हमें एहसास हुआ कि ड्राइवर सही कह रहा था, ये कहीं ISIS के टेररिस्ट तो नहीं है। इसके बाद अचानक फिर उसने, एक ने कैमरा ले रखा था हाथ में देखने के लिए, एक ने माइक, और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, एक तरफ इशारा करके, दखूल मतलब इधर चलो, दखूल मीन्स एंट्री करो। अब वो पूरा इलाका सन्नाटा, पीछे एक कच्चा सा घर और उसके पीछे एकदम सुनसान। जैसे ही ये एहसास हुआ कि ये लोग वही है, मतलब ठीक ठाक ठंड थी, पसीने में डूब गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे सारी, मतलब बीवी बेटी सब याद आ गई। सबका चेहरा घूम गया, मेरे कुलीग का चेहरा घूम गया और यही आ रहा दिमाग में कि अब बस वारदात में मेरी ही खबर चलेगी, कहानी में मेरी खबर चलेगी। तो वो उस पल जो था ना, और सारी जितनी भी पाप गुनाह किए थे वो सब माफी भी मांग ली उसी वक्त। मैंने कहा अब लौट के तो जाना नहीं है। तभी एक दूर सायरन की आवाज सुनाई दी, तो मैंने कहा सायरन की आवाज है, नहीं, गौरव ने कहा सायरन की आवाज है। तब तक मुझे लगा, मैंने कहा ये सायरन की आवाज नहीं, अजान की आवाज है। करीब 4 साढ़े 4 का वक्त था, तो देखा कि अजान की आवाज नहीं है, गौरव सही कह रहा था, सायरन की आवाज थी। 3 इराकी स्पेशल फोर्स के लोग गाड़ियों में, वो लंबे लंबे वो तोप लेके चलते हैं वहां, तो वो गुजर रहे थे। अब हमारे पास 1-1.5 मिनट का भी टाइम नहीं था। इधर ले गए तो हम फिर नारंगी रंग के कपड़े में कटेंगे, और उधर से आ गए तो ठीक। तो हम तीनों ने आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और जोर से फिर हेल्प करते हुए भागे, धक्का मारकर उनको। और तीनों जो दौड़ रहे थे, हम आधे झुक कर दौड़ रहे थे आगे की तरफ, ताकि अगर वो पीछे से गोली मारे तो सर में न लगे, कमर या पीठ पे लग जाए तो फिर भी बच जाएंगे, सर में लगेगा तो एक गोली में काम हो जाएगा। नसीब अच्छा था कि उन स्पेशल फोर्स वालों ने हमारी आवाज सुन ली, देखा, उन्होंने गाड़ी हमारी तरफ मोड़ दी और ये तीनों जो 6 थे, कैमरा और माइक पटक कर वहां से भाग गए। फिर वो आए, उन्होंने पूछा, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। बाद में खैर वो अपने मेस में ले गए, वहां खाना वाना खिलाया, नॉर्मल किया, गिफ्ट भी दिया, डांटा भी कि आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और तब हम तय कर चुके थे कि पहली फ्लाइट पकड़कर मैं सीधे दिल्ली जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। अब जब सब नॉर्मल हो गया, गाड़ी में बैठे, तो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या। हमने कहा कुछ नहीं, मौसूल चलते हैं, अब बाकी की रिपोर्टिंग करके फिर लौटेंगे। फिर निकल गए मौसूल। तो वो पहली बार मौत को करीब से देखा था। जी शम्स भाई, आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया, जनसत्ता में। संयोग की बात है कि मैं भी तब चंडीगढ़ जनसत्ता में था। मैं आपसे केवल 2 कमेंट चाहूंगा। एक तो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में ज्यादा मजा आपको किस पे आया, और दूसरा इसी से जुड़ी हुई बात है कि आपको मालूम है राजेंद्र यादव जी ने एक किताब वक्त है ब्रेक का निकाला था,
निकाली थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो तमाम लोग काम कर रहे थे उन्होंने ही एक फिक्शनल उसका अकाउंट दिया था। उस पे आपका मैं कमेंट जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्राइम रिलेटेड स्टोरी थी जिन्हें पढ़ के बहुत अच्छा नहीं लगता। नहीं, दूसरा मैं सुन नहीं पाया सर। टीवी का कैमरा और माइक लेकर अगर आप किसी पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं, किसी क्रिमिनल के पास पहुंचते हैं, तो वो वैसे ही घबरा जाता है, कहता है रिकॉर्ड पे नहीं बोलूंगा। लेकिन प्रिंट का एडवांटेज ये है कि आप उसको भरोसे में लेके आप कह सकते हैं कि हम सोर्सेस के हिसाब से चलाएंगे। तो प्रिंट और टीवी का एडवांटेज ये है, लेकिन चैलेंजेस है। प्रिंट में चैलेंज ज्यादा ये है कि अगर सपोज कहीं ब्लास्ट होता है और आप लिख रहे हैं, तो आपकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि लोग स्क्रिप्ट पढ़कर लगे कि वो भी उस स्पॉट पर मौजूद है। टीवी आधा काम कर देता है, विजुअल दिखा देता है आपको कहानी है, लेकिन टीवी का चैलेंज ये है कि आपको कम शब्दों में पूरी कहानी बतानी है। तो दोनों की अपने अपने माइनस और प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों इंटरेस्टिंग है। पर मुझे लगता है कि एक अच्छे जर्नलिस्ट को मतलब जो होता है, थोड़ा उसको कुछ वक्त के लिए प्रिंट में जरूर काम करना चाहिए। शम्स जी नमस्कार। अरुण नमस्कार मिश्रा हूं सर। मैं, दिल्ली बीजेपी से ही हूं मैं। जी साहब। जैसे कि हम सभी आपको कितने सालों से क्राइम इसमें देख लें, पेट्रोल में काम करते हुए, तो मान लीजिए कि अगर आप ये कवर करो कितने सालों से, तो इसका क्या कोई इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है कि क्राइम को लेके, जैसे कि लोग कहते हैं कि जो माहौल है वो इंसान को बदल देता है, तो इसका कोई असर आपके जीवन पे पड़ता है क्या? बहुत पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है। अब उससे कैसे निपटता हूं वो भी तरीका। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब चरखी दादरी में एक प्लेन क्रैश किया था, सऊदी एयरलाइंस और कजाक एयरवेज, 375 लोगों की मौत हुई थी। और उस रात मैंने एक साथ पहली बार लाइफ में 450 बॉडी देखी थी। कुछ बॉडी की हालत ऐसी थी, अगले दिन वो जिससे सीमेंट बालू उठाते हैं ट्रैक्टर में डालते हैं, वैसे डाला जा रहा था। उस सारे, और कुछ जली हुई बॉडी थी। मेरे कपड़ों के अंदर उसकी स्मेल आ गई थी। मैंने नया शू खरीदा था, वो भी फेंकना पड़ा क्योंकि उसके नीचे मांस के लोथड़े चिपक गए थे। रात को अंधेरे में दिख नहीं रहा था मुझे। जब मैं घर लौटा तो अगले 1 महीने तक मुझे लगा कि उन लाशों की बू मेरे कपड़ों से या मेरे अंदर से जा नहीं रही है। मैंने 1 महीने तक नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। जब मैं नॉनवेज खाना अगर खाता तो मुझे वही बू आती। मैंने छोड़ 1 महीने के, अब लगभग 2-3 महीने छोड़ दिया। तो ये दिमाग पे असर पड़ता है। बाद में मुझे लगा कि जब पूरी जिंदगी इन्हीं लाशों और इन्हीं खून खराबों के बीच में रहना है तो फिर कुछ सोचना होगा। तब मैंने कॉमेडी का सहारा लिया, जो मेरा पुराना शौक था। मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा खूब देखा है, और मैं जब घर जाता हूं, जब भी मौका मिलता है, चूंकि बेटी का भी वो फेवरेट सीरियल था, तो उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होता था। दूसरा, मैं जब तक ऑफिस में हूं या शूट पर हूं या लोकेशन पर हूं, मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूं। जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता हूं तो फिर मैं एक कॉमेडियन बनने जाता हूं। अगर न करूं ऐसा तो 24 घंटे मेरे दिमाग में वही सारी चीजें रहेंगी। तो लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी 2 जिंदगी है, एक हार्डकोर क्राइम जर्नलिस्ट और एक बिल्कुल प्योर कॉमेडियन। धन्यवाद आपका। थैंक यू। हेलो सर। सर, जैसे कि अभी आपने कई बार बताया कि आप देश विदेश में, जैसे सारे एंकर्स जाते हैं देश विदेश में हमारे लिए खबर लेने के लिए, सर आपके फैमिली वाले, जैसे आपकी वाइफ है, अब या आपने बेटी का जिक्र किया, तो वो मना नहीं करते कि आप डैडी जा रहे हैं तो फिर ये सब इफेक्ट हम लोगों पे भी पड़ेगा क्या? एक्चुअली जब मैं बगदाद गया था तब मैं झूठ बोल कर गया था घर में, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा था नहीं, और इत्तेफाक से आधा झूठ आधा सच था। हमारे एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे थे उस वक्त, जो जनरल वीके सिंह। तो मैंने कहा उन्हीं के साथ, उन्हीं के फ्लाइट में हूँ, जबकि वो गए थे बट हमारे साथ नहीं गए थे। उनकी अपनी सिक्योरिटी थी, उनको ग्रीन जोन में ठहराया गया था। हम यूं ही सड़क पे भटक रहे थे। तो पूरा सच बताता तो कभी वो जाने नहीं देते। ऐसा कई मौका आता है जब घर में आप पूरा सच नहीं बताते, क्योंकि वजह ये है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई और तो जाएगा ही जाएगा, करना तो है ही। और सर, ये बाद में तो पता चलता होगा ना। हाँ, बाद में चल जाता है तो थोड़ा सा डांट खा लेते हैं और कुछ नहीं, फिर बैलेंस हो जाता है। मैं नहीं जानती कि अभी ये सवाल किसी ने अभी तक किया है कि नहीं। मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूंगी कि इतने सारे केसेस आपने देखे, इतने कन्विक्ट्स जो हुए हैं, उसमें उन लोगों से भी बातचीत, पर्सनली इंटरव्यू आपने किया है, ऐसा आपको किसी केस में लगा जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जिसमें कोई कन्विक्टेड हो गया हो, उसे सजा भी मिल गई, लेकिन आपको लगा कि नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी अगर सही ढंग से जांच होती तो? ऐसा एक नहीं, बहुत सारे केस है जिसमें लोअर कोर्ट में सजा हो गई, हाई कोर्ट से बरी हो गया, या लोअर हाई कोर्ट दोनों से सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया। तो मतलब अनगिनत केस हैं ऐसे। कोई ऐसा केस जो दिल के बेहद करीब, कोई टच कर गया हो, इमोशनली आपको भावुक बहुत कर गया हो?
इस वक्त सीरियसली कोई याद नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सारे हैं, उनमें से किसको सोचूं किसको भूलूं, पर बहुत सारे हैं ऐसे। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रश्न थोड़ी देर में पूछूंगा। मेरा एक आपसे, जो मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आज की पत्रकारिता दो तरह की हो गई है। एक पत्रकारिता है कि हम अगर कहीं बरसात में कोई एक दृश्य दिखाना चाहते हैं, रिपोर्टर जाएगा यहाँ तक पानी में होगा और उस तरीके से उस दृश्य को दिखाने की कोशिश करेगा कि वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। क्या इसकी जरूरत है? हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग भी सुरक्षित रहें, जहां से भी पत्रकारिता करें। एक आप है, मैं आपको यूट्यूब में बहुत फॉलो करता हूं, जिस तरीके से आप एक कमरे में बैठ के अपना एक वीडियो बनाते हो, उस चित्र को इस तरीके से रेखांकित कर देते हैं कि हम उसको अपने महसूस कर सकते हैं कि वहां पे किया हुआ होगा। तो प्रश्न ये है कि वास्तव में इस तरह की पत्रकारिता की जरूरत है, जहां पे हम इतना जोखिम लें कि हम अपने को उस दृश्य तक लेके जाएं। हम तो महसूस कर सकते हैं, अगर आप अपनी बातों से उस चीज को बता सकते हैं, क्यों नहीं? बहुत सारी पेशे की मजबूरियां होती हैं साहब, तो जरूरी नहीं है आपको कहीं, जब ऐसा कोई लोकेशन होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है, आपको जाना पड़ता है। लोग देखना चाहते हैं रियल चीजें, और हम सब की एक मजबूरी ये है कि हम लोग जब भी कोई क्राइम होता है, एक तो क्राइम जो सब्जेक्ट है ना, वो अपने आप में हर इंसान को अपनी तरफ खींचता है। मेरा एक बड़ा पुराना, मैं हमेशा ये दोहराता हूं कि असल में हम सब के अंदर ना एक मुजरिम छुपा होता है। जितने भी लोग हैं, हम सब के अंदर एक क्रिमिनल बैठा हुआ है, पर हम शरीफ लोग हैं तो उस क्रिमिनल को बाहर नहीं आने देते। जो पेशेवर क्रिमिनल है वो बाहर आके क्राइम करता है, तो अब हम क्या करें? अंदर क्रिमिनल तो बैठा है। तो इसीलिए जब मान लीजिए अगर कोई रेप की स्टोरी आती है, कोई मर्डर की आती है, कोई मास मर्डर की आती है, कोई इस तरह की खबर आती है, तो हमारा अंदर बैठा हुआ क्रिमिनल चाहता है कि हम उसको देखें, हम उसको सुने, हम उसको समझें। तो वही चीजें हम लोग मीडिया वाले जाकर लोकेशन पे ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं और आप देखते हैं। तो ये पेशे की मजबूरी है, क्योंकि बिना आप विजुअल के या बिना ऐसी जगहों के आप सिर्फ सपाट बता रहे हैं, तो वो भी आधी अधूरी चीजें हैं। तो मजबूरी में ये सब कुछ, मतलब मजबूरी क्या है, एक पेशे की डिमांड है। जी नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम आरुषि है, ये मेरे हस्बैंड है ऋतुल। क्या हम दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? बिल्कुल पूछिए, एक पे एक फ्री। थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल ये कि 2001 में आपने अफजल गुरु का इंटरव्यू लिया था। उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, और मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूँ। मैं देखना चाह रही थी कि कौन है ये इतने ब्रेव जर्नलिस्ट जो अफजल गुरु का इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा आप हैं, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी फैमिली आपको बता देंगे कितनी बड़ी फैन हूँ मैं। तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी आई, तो आपका पहला रिस्पॉन्स था क्या एज अ क्राइम जर्नलिस्ट मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गो फॉर इट, या कहीं एक खौफ था कि ये अफजल गुरु हैं, मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं? ये मेरा सवाल था आपसे। एक्चुअली दोनों चीजें हैं, और उस वक्त जब आप बात करें, मेरा करियर की बिल्कुल शुरुआत थी, और मुझे ये मौका मिला कि क्योंकि देश में इससे बड़ा हमला नहीं हुआ था, टेररिस्ट टैंक सीधे सीधे पार्लियामेंट के अंदर टेरर अटैक, इस देश में इससे बड़ा कोई हमला तो हुआ नहीं था। अब अफजल गुरु पकड़ा गया। अब इत्तेफाक की बात है, उस वक्त शायद ईद या बकरी ईद थी, ईद रमजान में हुआ था, और मैं लगातार लगा हुआ हूं कि अफजल गुरु का इंटरव्यू करना है। स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी में उसको रखा गया था। मैं डेली, मेरा रूटीन था सुबह 5 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक वहीं खड़े रहना बाहर, जो भी आ रहा जा रहा रिपोर्टिंग करना, लाइव करना। अब नया नया टीवी का जर्नलिस्ट, बिल्कुल यंग, और ये था कि मुझसे पहले कोई ना कर ले। तो मेरे जितने भी सोर्स थे, जितने घोड़े खोल रखे थे, अभी जैसे उन्होंने पूछा था ना प्रिंट और टीवी का फर्क, तो इत्तेफाक से मैं नया नया प्रिंट से टीवी में आया था, आज तक बिल्कुल नया ज्वाइन ही किया था। तो मुझे उस प्रिंट में काम करने का उस वक्त पता चला कि कितना फायदा हुआ। जितने डेली पुलिस के लोग थे वो सारे मेरे जानकार थे, सिर्फ सोर्स की वजह से। उन्हें पता था कि जो मैं कहता हूं ये कभी डिस्क्लोज नहीं करता, मतलब चीटिंग नहीं करता हूं कि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा और रिकॉर्ड पर बोल दिया। तो उन्हें ट्रस्ट था मुझ पर। तो मैंने जितने सोर्स थे हर एक को बोला, इत्तेफाक से काम कर गया। अब ये हुआ कि इंटरव्यू करना है, और ये इंटरव्यू भी मैंने शायद ईद के दिन ही किया था। सब कुछ, घर वाले भी उधर डांट रहे हैं कि ये साल में एक बार ईद है, तुम कहाँ भटक रहे हो, ये वो, लेकिन एक जुनून था। अब मैंने किया। अब दूसरा जब हो गया कि फाइनल है, 2 बजे मुझे बुलाया गया स्पेशल सेल के दफ्तर में, वहां मैं गया, मेरे कैमरामैन मनदीप थे। तो उसके बाद जब शुरू हुआ, तब तक आप यकीन माने मुझे यही पता नहीं था कि पूछना क्या है। मुझे पार्लियामेंट अटैक के बारे में सब कुछ पता था। मुझे ये भी पता था कि एक कार में RDX लेकर आए थे, उस स्टोरी को ब्रेक ही मैंने किया था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम अफजल गुरु
के बारे में बेसिक जानता था, पूरी तरह से जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। जब मौका मिला, सामने बैठा, तब पहली बार ख्याल आया कि कुछ सवाल तो तैयार कर लेते। फिर मैंने कहा कि अब क्या अच्छा, इधर ये भी है कि अब करना है। शुरुआत की, खैर एक एक करके सवाल पूछता गया। थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि इतने दिनों से इस स्टोरी को कवर कर रहा था। लेकिन जब सवाल करता गया और अफजल गुरु जवाब देता गया, तब मैंने उससे एक सवाल पूछा था लास्ट में, और ये दिल से निकला था। वो सवाल ये था कि मैंने कहा कि जब आप लोग इस तरह की हरकत करते हैं या टेरर अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, तो आप सोचते हो कि अगर इस देश का एक मुसलमान एक आतंकवादी बनता है या बम फोड़ता है तो इस देश के रहने वाले बाकी मुसलमानों पर उसका क्या असर पड़ता है? और इस सवाल का जवाब उसने बहुत खूबसूरत दिया था। उसने कहा, मुझे इस बात का अब एहसास हो रहा है कि मेरे एक एक्ट से इस देश के बाकी मुसलमानों को लोग शक की निगाहों से देखते हैं। पर तब उसने वो बात कही थी कि मेरा ब्रेन वॉश किया गया था, जो आज अभी रेड फोर्ट इंसिडेंट के बाद हम ब्रेन वॉश की बात कर रहे हैं। तो लेकिन हकीकत यह है कि मैंने कोई प्लान, वैसे जनरली अगर आप देखें, कभी कोई विजुअल भी उठा लें, मैंने शायद अपनी लाइफ में कोई इंटरव्यू किसी का सवाल लिखकर नहीं किया। जो उस वक्त दिमाग में आता है मैं वही पूछ लेता हूं। थैंक यू जी। हाँ, दूसरे फ्री वाले जी। एक कॉम्प्लीमेंट के साथ थैंक यू सो मच। कि इतने कंपटीशन भरे एनवायरनमेंट में, खासकर जर्नलिज्म में, आप एक आत्मीयता रखते हैं जो हम अपने आचरण में कोशिश करते हैं कि एम्बेड करें। सो थैंक्स टू दैट। और मेरा सवाल ये है कि ऑर्गेनाइज क्राइम अपने में सुनने में बहुत ही दिल दहलाने वाली चीज है, उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी सिस्टम के लिए। कोई ऐसा देश जिसने इस पे बहुत अच्छे से काम किया हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हों, मेरा ये सवाल आपसे। बेस्ट एग्जांपल इटली है, जहां के माफिया के बारे में इटली ने जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे काम किया। आप यूएस को ले लीजिए, यूएस में हालांकि थोड़े बहुत कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे अभी भी है, लेकिन बहुत उन्होंने अच्छे से काम किया। आप कंबोडिया को ले लीजिए, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। आप जो अपना नार्को वाला कंट्री का नाम बोल रहा हूँ इस वक्त, उन्होंने ड्रग्स पे बहुत अच्छे से काम किया। ऑर्गेनाइज क्राइम पे काम करने के लिए हम जो लोकल पुलिस होती है ना, या पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर में लगी है, जो लोग रूटीन क्राइम में लगी है, आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो इसको रोके तो वो फिर उनके साथ ज्यादती है। ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए आपको एक्सपर्टी चाहिए। हर पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग, वाइट कॉलर क्राइम, साइबर क्राइम। आप इससे कहें कि एक आम आदमी को आप आम पुलिस वाले सो करें। हमारे देश की ये है कि अभी टेक्नोलॉजी और जो साइबर और ये सारी चीजें आई हुई हैं, डीएनए वीएनए, अगर इसके सही मानों में यूज करें ना इस टूल्स को, तो हमारे देश में एक भी क्रिमिनल ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें नई फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, बाकी चीजों को यूज करना ही नहीं आता। सैंपल कैसे उठाए जाते हैं, बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं। अभी मैं बिहार इलेक्शन पे था क्रिमिनल्स के ऊपर शो करने के लिए, तो वहां एक पुलिस अफसर मिला, उसने बताया आज भी अगर एक रेप केस होता है तो रेप केस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वेजिनल स्वैब को कलेक्ट करना, ताकि डीएनए से मैच कराऊं। वहां झाड़ू के तिनके या माचिस की तिली से उठाकर शीशी में डाल देते हैं। अब उसे वो सैंपल ही आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन पता ही नहीं है कि कैसे करना है। तो जब आप अवेयर ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? उसी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम। जी हेलो, जोरदार तालियां सुप्रिया जी के लिए। हाँ बताए। हाँ जी, मैं महेंद्र सिंह दिल्ली से। जी महेंद्र, और मैं आपके रोज शो देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, कई मामलों में जैसे अपहरण का जैसे जो केस आते हैं, उनमें एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है कि वो जितना मतलब ज्यादा मीडिया में फ्लो करता है, उसकी जो अपहरण जिसका हुआ है उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इसके रिगार्डिंग जैसे सारे मीडिया और इस पे मतलब क्या? देखिए, आपने जो कहा ये मैं शुरू से कहता हूं, हर बार कहता रहता हूं कि एक किडनैपिंग ऐसा केस है, अगर आपने उसकी रिपोर्टिंग कर दी और 24 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चा या बच्ची बरामद नहीं हुई, तो आप मान के चलिए कि उसकी जान को खतरा है। क्योंकि किडनैपिंग में आप एक जिंदा इंसान को अपनी कस्टडी में रखते हो, छुपा कर रखते हो। जनरली बच्चे होते हैं, बच्चे रोएंगे भी, शोर सुनाई देगी, आवाज जाएगी, पड़ोसियों तक पहुंचेगी। तो किडनैपिंग की रिपोर्टिंग दिल्ली में एक हो चुका है, वेस्ट दिल्ली में। सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को 48 घंटे के अंदर इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने देखा नेक्स्ट मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में उसकी स्टोरी आ चुकी थी, चैनल पे खबर चल रही थी।
तो जब उन्होंने मारा, बाद में किडनैपर पकड़े गए तो उनसे पूछा कि तुमको जब फिरौती की बात चल रही थी तो मार क्यों दिया? तो उसने कहा कि ये टीवी पे खबर आ गई, अखबारों में खबर आ गई, अब पुलिस हम तक पहुंच जाती इसलिए मार देते, अगर ये स्टोरी नहीं आती तो हम नहीं मारते। तो किडनैपिंग बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसमें आप जब तक कोशिश करें, कई बार खुद पुलिस रिक्वेस्ट करती है कि आप इस स्टोरी को रिपोर्ट ना करें, और हम लोगों ने कई बार ऐसा किया है कि किडनैपिंग की स्टोरी को कवर नहीं किया जब तक कि वो बच्चा बरामद ना हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा संभाल कर रिपोर्टिंग करने की जरूरत होती है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हेलो सर, मैं लक्षिता बहौरिया। जी बोलो। सर, आप इतने सेंसिटिव केस कवर करते हैं, तो क्या आपको कभी किसी ने थ्रेट नहीं दिया डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कि इस केस को कवर मत करो? मैं आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ कि सर मेरा भी इंटरेस्ट इसी ही फील्ड में है और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ग्राउंड रियलिटी पे क्या होता है। देखो, क्राइम रिपोर्टिंग में अगर धमकी ना मिले तो मान लो कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, और दूसरा अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है क्राइम रिपोर्टिंग लड़कियां बहुत बेहतर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशन ज्यादा होता है लड़कों के मुकाबले। क्राइम रिपोर्टिंग में इमोशनल की बड़ी जरूरत होती है। जब आप किसी कहानी को लिखते हो तो उसमें एक दर्द होना चाहिए। दर्द तभी होगा जब आपके अंदर इमोशन होगा, अगर इमोशन नहीं है तो फिर आप सपाट लिखोगे। तो पहली चीज इसीलिए मुझे लगता है हमेशा कि लड़कियां बेहतर कर सकती हैं क्राइम रिपोर्टिंग। दूसरा, धमकियां मिलती रहती हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं है। ना मिले तो समझ लो कि तुम बेकार हो, तुमको कोई ना देख रहा है, ना पढ़ रहा है, ना सुन रहा है, ना कुछ कर रहा है। हेलो शमशी, नमस्कार। नमस्कार। हम सबको पता है आपकी एक डीप डिजायर है दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू करना। आई हैव ए क्वेश्चन ऑन दैट कि पहला तो उसके लिए आपका मन में मलाल कितना है, दूसरा उसके चांसेस कितने हैं, और आपने अभी बोला था मेरा लाइन ऑफ क्वेश्चन नहीं होता है किसी भी इंटरव्यू को लेके, क्या दाऊद इब्राहिम का जब इंटरव्यू होगा तो आपका लाइन ऑफ क्वेश्चन तैयार है या नहीं? पहला, मैं अभी भी होपफुल हूं क्योंकि अभी भी जिंदा है, तो जब तक जिंदा है तब तक उम्मीद कायम है। दूसरा, क्वेश्चन की जो आपने बात की वो सब्जेक्ट है जिसके लिए सचमुच किसी सवाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि करीब 25 सालों का तो इतिहास है दाऊद को लेकर, जब से मतलब होश संभाला मैंने क्राइम रिपोर्टिंग में। तो वहां पे तो और भी सवालों की जरूरत नहीं बनती, वहां तो बस ये कि सामने बैठ जाए तो सवाल अपने आप फूल की तरह झड़ने लगेंगे। बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है, जब तक वो जिंदा है तब तक मैं उम्मीद रखूंगा, शायद ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। थैंक यू। हेलो। ओहो, संजय शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं प्रफुल्ल जोशी, डूंगरपुर राजस्थान से 800 किलोमीटर दूर से सर स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए हम आए हुए हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी आपका। किधर हैं आप? राजस्थान। अच्छा जी, हाँ हाँ, राजस्थान डूंगरपुर से आए सर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम आपके शो नियमित रूप से देखते हैं सर, एक आम आदमी कैसे क्राइम्स को रोकने में अपनी मदद कर सकता है? आंख कान नाक बस खुली रखें। आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, अगर आप उसको नजर रखते हैं, आप देखते हैं, आप समझ लीजिए कि आप भी एक पुलिसिंग का काम कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर, मैं कशिश सर। सवाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बस आपसे कुछ टिप्स मांगना चाहूंगा। ले लो यार। स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड सर। ओके सर, कहानियां सबके पास हैं और सुनाना भी हर कोई चाहता है, लेकिन बस शब्द हैं जो उसको बांध कर थोड़ा बिठा देते कि बैठ जा, नहीं तू सुना सकता। तो सर कुछ टिप्स बस आपसे जानना चाहूंगा। पहली चीज, जो आप सुनाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी आधी अधूरी है तो आप कहानी नहीं सुना सकते। और दूसरा, कहानी का कोई मंत्रा नहीं है यार, कोई भी सुना सकता है। एक बड़ा सिंपल है जो मैंने सीखा है कैसे सुनाया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल दो दूंगा। एक बचपन में नानी दादी कहानी सुनाती थी, एक राजा था, एक रानी थी, उनकी एक राजकुमारी थी, राजकुमारी बड़ी हुई, एक उसका जिंदगी में राजकुमार आया, फिर एक राक्षस आया, फिर राक्षस को मारा, उसके बाद राजकुमार की शादी हो गई, राजा भी खुश, रानी भी खुश। एक ये है कहानी का पूरा। एक दूसरा है रामायण। रामायण में अगर आप देखें, एक राम, एक सीता, एक रावण। शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, आखिर में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, राम और सीता जीतते हैं, रावण मारा जाता है। इस बाउंड्री के अंदर ही पूरी दुनिया की हर एक कहानी है, चाहे हिंदी फिल्म उठा लो या कोई भी कहानी, फ्रेम यही है। इस फ्रेम के अंदर आप कहानी का सांचा अलग अलग डाल सकते हैं। हाँ, उसमें सिर्फ ये चीज आती है कि कब कहाँ क्या बोलना है, कहाँ शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। मुझे आज तक पता नहीं कि मैं कब कहाँ शुरू करूंगा, कहाँ पे बीच में जाऊंगा और कहाँ खत्म कर दूंगा। बाकी ये दो बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें कहानी का पूरा एक फ्रेम सजाया जाता है। हाँ बोले। मेरा सवाल यह है कि अब तक सबसे टफ इंटरव्यू कौन सा रहा जिसमें लगा कि जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हो वही आपका इंटरव्यू लेने लग जाए कहीं?
लेने तो नहीं लगा इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू लेने का मतलब होता है आप सवाल पूछो तो वो जवाब तो दे। जिंदगी का सबसे टफ, सबसे शॉर्ट इंटरव्यू अभी हाल का था आनंद सिंह का। उससे कुछ भी बोले तो आप पूछो हाँ तो। और जर्नलिस्ट को मतलब बेइज्जत करने का तो हुनर आता है। तो इस बार आज चुनाव कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो आप जीत के क्या करेंगे? करेंगे। तो सबसे मुश्किल था आनंद सिंह। वो मतलब वो दूसरे क्लास का आदमी है, तो उससे आप कुछ भी सवाल कर लो, अगर आपके सवाल को तोलो तराजू में कि मैंने इतने सवाल 250 ग्राम के किए हैं, तो उसके सारे जवाब 5 ग्राम के होंगे। जी हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो ये आजकल चल रहा है कि ब्रेन वॉश कर देते हैं, अगर इतने एजुकेटेड लोग और फिर इतनी क्वांटिटी में, एक आध 2-4 जनों का तो चलो ठीक है, लेकिन जिस क्वांटिटी में जिस हिसाब से ये आ रहा है, इसकी क्या आ रहा है सर? ब्रेन वॉश करने का। अच्छा, ब्रेन वॉश। यस। एक्चुअली मैंने इसका शुरू में भी एक जवाब दिया था कि पहले ये था कि जो पढ़े लिखे कम लोग हैं उनका ब्रेन वॉश आप रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आसानी से कर सकते हैं। जो सबसे खतरनाक हो गया है, अगर एक MBBS MD जो इतना पढ़ा लिखा और एक तीसरी जमात पास एक मौलाना अगर उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान अगर उसका ब्रेन वॉश हो गया तो वो अपने जैसे 10 और का ब्रेन वॉश कर सकता है। तो ये अभी से नहीं है, अफजल गुरु के टाइम से है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अपना काम करते हैं, उनको मिशन देते हैं, लेकिन सही मानों में ये जन्नत और हूरों वाली जो बातें हैं ये ब्रेन वॉश से आती हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर अगर इस तरह के शिकार होंगे तो ये आने वाले टाइम के लिए बड़ा खतरनाक चीज है। जी हेलो सर। नमस्ते सर। सर अभी सर अप्रेजल का कोई सवाल पूछने वाले लगता। सर अभी रिसेंटली हमने एक मूवी देखी जो आरुषि तलवार मर्डर केस पे बेस्ड थी जी। तो उसमें जैसे रिप्रेजेंट करा गया कि वो मर्डर केस सॉल्व्ड होने के बाद भी मीडिया में सामने नहीं लेकर आया गया कुछ रीजंस की वजह से, या डिपार्टमेंट में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उस वजह से। तो क्या ये रियलिटी है या फिर सिर्फ मूवी में ये रिप्रेजेंट करा गया है? और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसे और भी केसेस होते हैं जिन्हें आपसी या मीडिया में सामने नहीं लेकर आया जाता, जो बैक में सॉल्व हो चुके होते हैं? असल में तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया कि मूवी में दिखाया गया, मूवी रियलिटी नहीं होती है। और आरुषि केस के बारे में सिर्फ एक लाइन कहूंगा, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, आरुषि L18 नोएडा का जो घर था, उस घर में उस रात 8 मई की रात सिर्फ 4 लोग थे। सुबह हुई, 2 जिंदा 2 मुर्दा, 2 मर गए 2 जिंदा थे। अगर कोई ये कहे कि आरुषि और हेमराज को इसने मारा है तो समझ लो वो दुनिया का सबसे झूठा इंसान है, क्योंकि आज तक ये फैक्ट किसी को नहीं मालूम कि आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है। सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को मान चुकी है, क्योंकि अभी तक किसी को सजा तो हुई नहीं है। तो कातिल कौन है, आप अगर मुझसे बहस करोगी तो मैं 100 वजह बता सकती हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ कहानियां सुनाने से नहीं हो सकता, सबूत होना चाहिए। और फैक्ट यही है आज के दौर में कि आरुषि और हेमराज को किसने मारा ये कोई नहीं जानता, और जो भी ज्ञान दे इसमें समझ लो वो झूठा है। नहीं सर, हम लोग अभी जो पिछले सवाल बात कर रहे थे जी, जो पहले कुछ दिन पहले जब देखा जाए, जब सिमी वगैरह था या कुछ अटैक्स हुए, पहले इंजीनियर्स बहुत सारे क्राइम कर रहे थे, अब डॉक्टर्स आ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चेंज क्यों है? कभी इंजीनियर कभी डॉक्टर, ये क्या वजह है इसकी? इसकी असल में बुनियाद रखी थी अलकायदा ने। जब ओसामा बिन लादेन को सबसे बड़ा ऑपरेशन करना था 9/11 न्यूयॉर्क में जो ट्विन टावर में ब्लास्ट करना था, तब पहली बार ये कहा जाता है कि टेररिज्म में एक पढ़े लिखे लोगों की जरूरत हुई जो हार्डकोर, वरना पहले टेररिस्ट ऐसे होते थे थोड़ा सा इनके अंदर कोई बुराई है, ऐब है और गरीब घर से उठा लो। बट ओसामा बिन लादेन को चाहिए था 9/11 के लिए वो पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में जाएं, वहां ट्रेनिंग लें, फ्लाइंग क्लब में पढ़ें और फिर पायलट बने और उसके बाद जो उसका मिशन उसको पूरा करें, 5-6 जो भी टारगेट था। तो इसका हमेशा कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को ढूंढो। तब बड़ा मुश्किल आया कि पढ़े लिखे लोग जनरली जिहादी नहीं बनते, लेकिन उनका फिर ब्रेन वॉश किया गया और वो अफगानिस्तान वॉर से लेके बाकी सारी चीजें। तो ये जो जाता है ये ओसामा बिन लादेन को जाता है कि उसने एंट्री यहाँ पे दिलाई पढ़े लिखे लोगों की। बाद में जो सिमी है, सिमी का इंडिया में इसलिए है कि ये ऑलरेडी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट का ही था, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट थे ऑलरेडी पढ़े लिखे थे।
तो उस वक्त जो भी था कि यहाँ पे जुल्म हो रहा मुसलमानों पे, ये सबसे ज्यादा करते यही हैं कि देखो मुस्लिम भाइयों पे जुल्म हो रहा है और तुम्हें उसका बदला लेना, कोई तो एक आवाज उठाएगा। तो जब ये कहते हैं, और फिर बाकी जन्नत वन्नत की बातें तो फिल्में और कसाब से आई हैं, इतने दूर तक नहीं जाते। उनका सिर्फ ये होता है कि जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों बराबर गुनहगार है, तो तुम आगे आओ, तुम देखो, तुम पढ़े लिखे हो। तो जब इस तरह की अगर पढ़े लिखे लोगों के बीच में ऐसी सोच आती है, और अब तो सोशल मीडिया है, वो तो इशारों इशारों में क्या काम कर जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता, तो ये सबसे खतरनाक हुई है सिमी की वजह से। लेकिन असली इसकी एंट्री जो है वो उसामा बिन लादेन इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सर, अप्रेजल कर दीजिएगा अच्छे से इस बार। नहीं, हेलो सर, ये हमारे बॉस हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा, सुप्रिय प्रसाद जी, और साथ में हमारी अनुराधा जी बैठी हुई, ये भी पहले क्राइम जर्नलिस्ट थी, हमारी सुप्रिया जी की वाइफ हैं, और हमने बहुत सारे क्राइम रिपोर्टिंग एक साथ की है। नहीं, हमारा ये भी सवाल, दूसरा सवाल तुमसे ये है, उसका मैं चला जाऊंगा कि पहले आप ग्राउंड पे जाके अलग अलग जगह रिपोर्टिंग करते थे, ग्राउंड पे एक्शन में दिखते थे, अब आप सोफे पे बैठ के कहानी सुनाते हैं, दोनों में किसमें ज्यादा, क्यों ऐसा हो गया कि आप सिर्फ सोफे बैठे रहते हैं कहानी सुनाते हैं? कहीं ना कहीं सर इसके जिम्मेदार आप हैं। उसकी वजह यह है कि आपने मुझे इतनी जिम्मेदारी दे दी कि अब मैं कहानी सुनाऊं, शो बनाऊं, डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, ग्राउंड में जाऊं। क्या एक बच्चा बेचारा क्या करेगा सर, पूरा तो सुन लीजिए। ये हमारे बॉस थे जी। हेलो सर, मैं योगेश अग्रवाल। जी साहब, किधर हैं? सर मैं यहाँ जी, पूछिए। सर, आप 6-7 साल पहले जब इराक के बगदाद गए थे तो वहां पे कुछ आतंकवादियों ने आपको पकड़ लिया था, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनाई, शायद आप मिस कर गए। शायद मैं नहीं था। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दूसरा कुछ हो तो बताइए। मैं बस यही जानना चाहता, आपको कुछ भी ऐसा लगा कि शायद मैं एकदम सही सलामत जिंदा आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्ते। मैं अजय चौहान, हरियाणा से। मनीषा हत्याकांड हुआ था, वो दब चुका है, क्या लगता है सर वो सॉल्व हो पाएगा? यार ऐसे एक नहीं, हजारों केस हैं जो दबे हुए हैं, सॉल्व होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि क्या बोलूं, मैं आपको झूठी उम्मीद भी नहीं दिला सकता। आरुषि केस हो गया, निठारी हो गया, और कितने केस का रोना रो। अभी जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ, सारे बरी हो गए एक एक कर। कुछ भी चमत्कार हो सकता तो हो सकता है, वरना हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं ना, चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो, मतलब ये अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रही। सर जी सर एक सवाल पूछना चाहता हूं। अबे आए कब तुम लोग? ये हमारी टीम है जो सबसे लेट लतीफ है। क्या तुम लोग? नहीं सर, मैं काफी देर से हूं यहाँ, सब सुना है मैंने। अच्छा, ये सुप्रतिम बनर्जी खड़े हुए हैं, आप लोगों को बता दो, देखते होंगे अक्सर जी। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि कानून में ग्रे एरिया क्या है, जरा इसको प्लीज डिफाइन कीजिए। और दूसरा ये, हमारा लीगल सिस्टम कैसे और तेज हो सकता है, उसके लिए कुछ सुझाव बताइए। क्योंकि बड़े बड़े लॉयर्स हुए, बैरिस्टर हुए, कानून मंत्री हुए, इतने लोग मिलकर कभी चीजों को सुधार ही नहीं पा रहे हैं, तो आखिर इसका हल क्या है? कानून में ग्रेस कुछ नहीं है, कानून बहुत अच्छा है हमारा, और ये बहुत लोगों को गलतफहमी है, जो देरी होती है, असल में कानून का पालन नहीं हो रहा ढंग से। अंग्रेजों के जमाने से एक कानून है जो बहुत सारे लोग कहते हैं एक मर्डर में 15-20 साल लग जाते हैं, जबकि अगर उठाकर आप पढ़ो पुरानी वाली सीआरपीसी, उसमें लिखा रहता है एक मर्डर केस को 6 महीने के अंदर अंदर उसका निपटारा हो जाना चाहिए कोर्ट से। कब होता है? 6 महीना। 90 दिन में अगर चार्जशीट दाखिल करने का रूल है, तो फिर एक जज के भी ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप साल, 1.5 साल, 2 साल, इतने मोहलत में आप इस केस का फैसला सुनाएंगे। अगर नहीं सुनाएंगे तो फिर जज का भी अप्रेजल नहीं होगा और उसको आगे ऊपरी कोर्ट में नहीं भेजेंगे। कानून में कहीं कमी नहीं है, सेक्शंस में कहीं कमी नहीं है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने में कमी है। वो एक बार टाइम फ्रेम फिक्स हो जाए कि एक मर्डर, एक रेप, एक डकैती, एक टेररिज्म एक्टिविटी, एक फांसी, ये सारी चीजें इतने दिनों में होंगी। आप देखो क्रिमिनल के दिल में कितना खौफ आ जाएगा। क्रिमिनल को आज पता है मैं कुछ भी कर लूं, 20-25 साल तो जेल में भी जिंदा रह लूंगा। जब मौत का खौफ आएगा ना कि अगर मैंने आज किया और 1.5 साल के अंदर, 2 साल में मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, फिर क्राइम करने से वो डरेगा। मतलब आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक जवाबदेही तय हो। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पुलिस के लिए है, बाकी लोगों के लिए, तो कोर्ट के लिए भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सर मेरा एक सवाल है। अब तो मुझे पता है तुम सब सवाल करोगे क्योंकि लेट आए हो नहीं सर, मेरा और सवाल, हाजिरी लगाने के लिए आए हो। सर मेरा सवाल ये है, इंटेलिजेंस फेलियर की हमेशा बात की जाती है कि इंटेलिजेंस फेलियर शॉर्ट में पूछो। मतलब ये है कि क्या इस तरह के जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं, क्या वो रुक सकते हैं आपके हिसाब से? अगर हमारी इंटेल अच्छी हो, सारी पुख्ता जान। 9/11 के बाद यूएस में कभी क्यों नहीं हो पाया?
इसलिए कि उन्होंने पूरा फोर्स रिसोर्स सब कुछ लगा दिया। हमारे यहाँ तो हम इंटर स्टेट आपस की पुलिस में लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये फलाना बॉम्ब बना रहा है, हम पड़ोसी स्टेट को भी इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते। क्यों? इस केस को हम ही सुलझाएंगे, उनको क्यों बताएं? उस चक्कर में फट जाता है। वरना ये डॉक्टर उमर जब उसकी तलाश हो रही है 9 नवंबर से 10 नवंबर की सुबह से शाम तक दिल्ली की सड़कों पर I-20 कार को दंदनाता हुआ घूम रहा है, कोई भी नहीं रोक रही, ना किसी बैरिकेड पर रुक रहा है। तो ये राइवलरी है इंटर स्टेट, पुलिस आपस में लड़ रही हो तो फिर कहां से केस सुलझ हो? नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछो। नमस्कार सर, मैं सर की टीम का सबसे यंग मेंबर हूँ। बोलो सर, हम सब जानते हैं कि क्रिकेट्स में आपकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और हम सबका सपना बचपन में ही रहा है कि क्रिकेटर बनना है, इंडिया के खेलना है। आपका भी क्या वो सपना था और सपना वो कब टूटा? और दूसरा ये है कि इससे जुड़ा हुआ कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? क्राइम जर्नलिस्ट तो आप बेस्ट हैं, लेकिन जब भी क्रिकेट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेट एक्सपर्ट बैठा हुआ है। शौक पूरा करने के लिए मैनेजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, शौक अपने आप पूरा हो जाता है, तो इसलिए कर लेता हूँ। एक पीछे हमारे जो है वो बहुत देर से हाथ उठाया था, बस लास्ट बताइए सर। मैं और पीछे थोड़ा दे दीजिए सर, मैं 10 सेकंड में भी बोलूं सर प्लीज? हाँ, बोलिए सर। मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ और जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, सच में ऐसा लगता है आप चाहे रेडियो पे हो, चाहे आप मोबाइल पे हो, चाहे टीवी पे हो, आप उस स्टोरी के अंदर बिल्कुल तह में चले जाते हैं और इतना प्यार से सुनाते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच। कुर्बान हो जाऊं तुम पे यार। सर आपसे मेरा एक सवाल है सर। मैं आर.के. मिश्रा, मेरा आपसे एक सवाल है जी। आप सारे क्राइम स्टोरी को कवर करते हैं, बहुत सारे आपके सूत्र हैं या जो भी आपका चैनल है जिससे आप जानकारी जुटाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस भी आपसे सवाल करने आ गई हो? कई बार हो चुका है सर, कोर्ट में भी। अभी फिर कितना है, 18 तारीख को एक सम्मन आया हुआ, पेशी है कोर्ट में। जी। वो हमारे मुकदमा, पुलिस, ये सब पार्ट। हाँ, आधे मतलब घर वाले हो चुके हैं ये लोग। जी। थैंक तो यू। इनके साथ जिंदगी ऐसी कटती है। Thank थैंक you, यू सो मच आप सभी लोगों का। बस चलते चलते एक क्या होता है ना, आप लोगों ने तो सवाल पूछा, वो जैसे मुस्लिम में आते हैं ना कि जब किसी की मौत होती है तो कहते हैं मौत का फरिश्ता आता है, जैसे वो आते हैं, कौन यार, हाँ, और उधर वो आते हैं अपने यमराज। तो क्राइम रिपोर्टिंग में बस इस 2 लाइन के साथ मैं अब ये सेशन खत्म करूंगा, अगले मेहमान इंतजार कर रहे होंगे कि सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़ो अब तो इंसान लेते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए यार, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शम्स, आपने जो कहानियां बताई हैं। एक बात, आप लोग पहले अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। एक बार शम्स के लिए मैं कहूंगी, एंड बीइंग एन एंकर इस बात को मैं समझ सकती हूँ कि जितनी सरलता और सहजता के साथ शम्स ने अपनी बातें कही हैं, ये कोई यूं ही बैठ के नहीं बातें आपको बता देता। इसके पीछे बहुत ही हार्डवर्क है और एक लंबा सफर जो इन्होंने तय किया है प्रिंट रिपोर्टिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो हर एक दिन तपती गर्मी, तपती धूप और ऑड सिचुएशंस में जाकर के चीजों को देखना और कवर करना, उसके पीछे शम्स रहे हैं। और तब जाकर आज इतनी सहजता से बैठ के सोफे पर वो सुना रहे थे, जो सुप्रीत जी ने भी बोला, तो इतना सहज नहीं होता है। बहुत धन्यवाद शम्स, आपसे हमेशा सीखने को मिलता है, हमेशा प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।